प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 2 के तीसरे पाठ कविता के बहाने कविता का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं, जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। संक्षेप में कुंवर नारायण के विषय में हम बताना चाहते हैं। कुंवर नारायण का जन्म सन 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। सन 1950 में उन्होंने काव्य लेखन आरंभ किया। वे लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से जुड़े रहे। उन्हें साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो काव्य संग्रह के रूप में, वो है चक्रव्यूह, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं तथा इन दिनों इत्यादि। इन दिनों जो इनकी पुस्तक है, काव्य रचना है, काव्य संग्रह है, इसी पुस्तक से कविता के बहाने लिया गया है। इसके बाद उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे। आत्मजयी कहानी संग्रह भी इनका एक है, आकारों के आसपास। साथ ही साथ समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखी। यह सरल शब्दों के प्रयोग द्वारा भावपूर्ण कविता लिखने में पारंगत थे। तो इनकी पहली कविता के बहाने हम शुरू करते हैं। कविता के बहाने कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान, उसके भावों की उड़ान, उसके विचारों का उड़ान, अनुभूतियों का उड़ान, संवेदनाओं का उड़ान जो कविता के अंदर होता है, कल्पनाओं का उड़ान की बात कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि कविता की उड़ान यद्यपि चिड़िया की उड़ान की तरह ही है, फिर भी कविता की उड़ान के साथ चिड़िया की उड़ान की तुलना नहीं हो सकती। फिर तुलना किए हैं फूलों से, फिर बच्चों से। तो सबसे पहले हम संदर्भ बताना चाहते हैं। प्रस्तुत काव्यांश कुंवर नारायण द्वारा रचित पुस्तक इन दिनों में संकलित कविता के बहाने नामक शीर्षक से ली गई है। प्रसंग, इस कविता में कवि ने कविता की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला है। कवि कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है, कविता भी उड़ान भरती है, पर कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं बहुत अधिक है। कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया नहीं कर सकती। कारण यह है कि चिड़िया जब उड़ती है तो उसकी उड़ने की सीमा है। आसमान में उड़ते उड़ते थक जाएगी और वो कहीं न कहीं बैठना चाहेगी, रुकना चाहेगी, क्योंकि उसकी सीमा है। परंतु कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता के जो भाव है,
कविता के अंदर जो विचारों का समावेश है, कविता के अंदर जो अनुभूतियाँ कवि ने संजोया हुआ है, कविता के अंदर जो संवेदनाओं और कल्पनाओं का असीमित भंडार भरा हुआ है, वह किसी सीमा रेखा में नहीं रह सकता। वो सीमित नहीं है, असीम है। बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात कहीं भी इस पूरे पृथ्वी पर कविता के भाव के लिए कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। कवि कह रहे हैं कि कविता में भावों, विचारों, अनुभूतियों और संवेदनाओं और कल्पनाओं की असीमित उड़ान होती है। चिड़िया आसमान में एक निश्चित सीमा तक ही उड़ान भर सकती है, इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान को भला कैसे जान सकती है, क्योंकि उसकी उड़ान की सीमा है। अर्थात सीमा में उड़ान भरने वाली चिड़िया कविता की असीम उड़ान के संबंध में क्या जान सकती है। कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। उसमें इस लौकिक संसार की घटनाओं तथा विविध विषयों की अलौकिक जगत से संबंधित जिज्ञासाओं, संवेदनाओं, भावनाएं इत्यादि भरी होती है, जिसको हम सीमा में नहीं बांध सकते। इस प्रकार चिड़िया कविता की असीम उड़ान के अर्थ को नहीं समझ सकती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता में किस प्रकार के पंख लगे हुए हैं, जो कभी थकते नहीं, जो कभी रुकते नहीं, जो किसी सीमा रेखा के अंदर नहीं रहते, यह चीज़ भला चिड़िया क्या जानेगी। तो काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। इसमें कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। दूसरा, बाहर भीतर इस घर उस घर का प्रयोग करके यह बताने का प्रयास कवि कर रहे हैं कि कोई उसकी सीमा निर्धारित नहीं हो सकती, चारों तरफ कविता के भाव जा सकते हैं। काव्यांश तुकांत है, तुकबंदियां है। पंख लगा उड़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पंख लगा उड़ना, ये मुहावरे का प्रयोग। भाषा सीधी साधी और खड़ी बोली है। चिड़िया के माध्यम से चिड़िया की उड़ान की तरह कविता की उड़ान को बताया गया है। नेक्स्ट कविता की ओर हम चलते हैं। दूसरी, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। पहले यहाँ तक हम देखते हैं। अब यहाँ कविता की तुलना फूल से की जा रही है। फूल खिलता है, उसके सुगंध आसपास फैलते हैं, हवाओं से दूर दूर तक भी सुगंध बिखरता है। फिर भी एक निश्चित सीमा से अधिक दूरी तक फूल की सुगंध नहीं जा सकती। फूल खिला है, कई तरह के फूल होते हैं, कोई 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 माह तक खिला रह जाता है। शिरीष की फूल की बात अगर छोड़ दें
जो करीब 5-6 महीने खिला रहता है, पर शिरीष में खुशबू नहीं होती। फिर भी 5-6 महीने अगर उसको भी हम लेते हैं, शिरीष के फूल को भी, तो 5 से 6 महीने तक वो खिला होता है। 5 महीने के बाद वह भी मुरझा जाता है, झड़ जाता है, सूख जाता है। तो फूल की भी सीमा है। कविता की तुलना फूल भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक कविता की कोई सीमा नहीं है। उसके भाव रूपी खुशबू की कोई सीमा नहीं है, कहाँ तक जा सकती है। प्राचीन काल की लिखी हुई ग्रंथ रामायण, महाभारत आज भी पढ़ी जाती है, उसके भाव आज भी लोग ग्रहण करते हैं। तो कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं है, न समय की सीमा है। रामचरितमानस विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित लोग पढ़ते हैं, तो न काल बांध सकता है, न सीमा रेखा निर्धारित हो सकती है। तो कवि कह रहे हैं इसमें कि कविता का खिलना फूल के खिलने की तरह ही है। जिस प्रकार प्रकृति में फूल खिलते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय में भावों, अनुभूतियों, संवेदनाओं का स्फुरण होता है, अंकुरण होता है, प्रस्फुटित होता है। कवि के ये भाव और संवेदनाएं कविता के रूप में व्यक्त होती है। यही कवि का भाव कविता के रूप में कवि के हृदय से खिलती है। कविता का हृदय से प्रस्फुटित होना क्या होता है, किस तरह से कवि के हृदय से फूल की भांति कविता खिल रही है, इसे भला फूल क्या जाने, अर्थात फूल नहीं जान सकता। हृदय की अनुभूतियाँ किस प्रकार कविता का रूप ग्रहण करती है, यह फूल नहीं जान सकता। कविता में बाह्य और आंतरिक जगत के अनुभवों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसमें उस लौकिक संसार की घटनाओं, विषयों तथा अलौकिक जगत से संबंधित ज्ञान, भक्ति इत्यादि भावनाएं कवि हृदय से प्रस्फुटित होता है। कविता बिना मुरझाए, बिना कुम्हलाए सुगंध फैलाने का महत्व फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल की भी एक मर्यादा है, फूल की भी एक सीमा है, खिलने की भी सीमा है, सुगंध की भी सीमा है। परंतु कविता बिना कुम्हलाए अथवा समाप्त हुए सदा जीवित रहती है, न तो कभी मुरझाती है। बिना मुरझाए महकने के माने, सुगंध फैलाने का मतलब फूल क्या समझ सकता है कि कविता किस प्रकार फैलाती रहती है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य को इस कविता के बहाने, कविता में 3 भाग है, इन तीनों के लिए जो कॉमन काव्य सौंदर्य है उसको पहले नोट कर लो। नंबर 1 है कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। दूसरा है तुकांत कविता है। तीसरा भाषा सीधी साधी खड़ी बोली है। नंबर 4 प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। नंबर 5 कविता को दीर्घजीवी बताया गया है, उसका जीवन कभी समाप्त नहीं होता कविता की, ऐसा कभी उसमें भाव है। तो ये जो 5 पॉइंट्स है, ये कविता के बहाने से कोई भी कविता, कोई भी पंक्ति आता है तो ये 5 पॉइंट्स लिखेंगे। इसके अतिरिक्त
जो लिखना होगा वो इसमें मुहावरा है बस, जो मैंने बताया था पहले वाले में, और इस दूसरे वाले में अनुप्रास अलंकार है एक जगह। मुरझाए महकने, म 2 बार प्रयोग हुआ है। ये 6वां पॉइंट होगा इस कविता के लिए, काव्य सौंदर्य में। इसके बाद हम चलते हैं अगली नेक्स्ट पंक्ति। आगे तुलना कर रहे हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कवि एक बच्चे से तुलना कर रहे हैं कविता की। कवि कह रहे हैं कि किस प्रकार यह घर वह घर, बच्चा जब खेलने के लिए निकलता है तो किसी भी सीमा को वो नहीं मानता। छोटे बच्चे की बात हो रही है, अगर पड़ोस में उसके शत्रु का भी घर है तो वो उसमें भी चला जाएगा, उसके लिए भी वो रुकेगा नहीं। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस तरह से बच्चा खेल खेल में खेलने के लिए वो कहीं भी जा सकता है, कोई सीमा रेखा निर्धारित नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से बाहर भीतर से तात्पर्य है कहीं भी जा सकता है। यह घर वह घर, इस घर या उस घर, अर्थात कहीं भी वो आ जा सकता है खेलते समय। सब घर एक कर देने के माने, उसके लिए सभी घर एक समान है। यह बात बच्चा ही जान सकता है। यही भाव कविता के अंदर भी होती है। कविता के अंदर भी इसी प्रकार के भाव का समावेश है। कवि कह रहे हैं, फिर से हम बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि बच्चों की खेल की तरह कविता भी शब्दों का खेल है। जिस तरह से बच्चे खेलते हैं उसी तरह से कविता कवि शब्दों से खेलता है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती। इसी प्रकार शब्दों के खेल कवि के लिए, जो शब्दों से खेलता है, कविता में भी कोई सीमा नहीं होती। बच्चे खेलते समय किसी प्रकार की कोई सीमा या बंधन नहीं मानते। उसी प्रकार कविता में भी भावों, विचारों, अनुभूतियों का कोई सीमा नहीं होती। जिस प्रकार बच्चे घरों की कोई सीमा स्वीकार नहीं करते, वे अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर खेलते हैं, इसी प्रकार कविता भी किसी सीमा को नहीं मानती। जिस प्रकार बच्चे सभी घरों को एक घर बना देते हैं, अपना घर बना देते हैं, एक समान समझते हैं, और इसके आनंद का अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, और उसे जो आनंद की अनुभूति बच्चे करते हैं वो वही समझ सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई सीमा रेखा नहीं होती। इसी प्रकार कविता में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि की किसी की कोई सीमा नहीं होती। वह चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, या फिर समय की सीमा हो, कविता इन सब से परे होती है। तो भले ही चिड़िया और फूल तुलना नहीं कर पाए कविता से, पर बच्चों का खेल निश्चित रूप से कविता के समान ही है। काव्य सौंदर्य मैं फिर से इस कविता के लिए बता रहा हूँ।
इन लाइनों के लिए पहले तो 6 पॉइंट्स जो हमने बताया, 5 पॉइंट्स जो था वो सबके लिए था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कविता के बहाने पूरी कविता के लिए लिखी जाएगी। नंबर 1 है कविता की अपार संभावनाओं को बताया गया है। दूसरा तुकांत कविता है। तीसरा पॉइंट है भाषा सीधी साधी खड़ी बोली है। चौथा है प्रश्न शैली। पांचवा है कविता को दीर्घजीवी बताया गया है, जो अनंत काल तक जीवित रह सकती है। और छठवां पॉइंट इस कविता के लिए, ये जो कविता के बहाने इन पंक्तियों में जो अलंकार है, इसमें कोई विशेष अलंकार नहीं है। बच्चों का खेल सीमा रहित होता है। बच्चों का जो खेल है, छठवां पॉइंट के रूप में लिखोगे, सीमा रहित होता है, उसे किसी सीमा में नहीं बांध सकते। इसके दूसरे इस भाग में हम बात सीधी थी इनकी दूसरी कविता को बताएंगे। किसी भी तरह की अगर कोई भावार्थ या काव्य सौंदर्य में प्रॉब्लम आ रही हो, समस्या हो रही हो, तो पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे या कमेंट में भी लिख सकते हो।